अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हैं। तो हमें ये हदीस को याद रखना चाहिए कि मैं दिन के अंदर कितने लोगों को तंग करता हूँ अपनी ज़ुबान से, महफिल में जलील करता हूँ, उनके मैंने उल्टे सीधे नाम रखे हुए हैं। कितनी दफ़ा मैं सिग्नल क्रॉस करता हूँ, इशारे क्रॉस करता हूँ। इस सोसाइटी के लिए, अपने मुआशरे के लिए मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा जो इस नफ़ी की जाती है वो इस हदीस की जाती है। मैंने जो देखा है अपने सोसाइटी के लिहाज से कि हम लोग आ, खड़े हैं लाइन में तो लाइन को क्रॉस कर लेना। कहीं पर खड़े हैं, आप मेडिसिन लेनी है, कोई भी क्यू में खड़े हैं, नहीं खड़े होना, आगे घुसना है। तो आप वो जो पहले आके शख्स खड़ा है उसका हक मार रहे हैं। राइट। और औरतों में भी अब मैंने चीज़ें देखी हैं कि वो अपना हक समझती हैं कि अब हमें जो है वो सबसे पहले वाली चीज़ मिली, क्योंकि मैं लेडी हूँ, मैं खातून हूँ। राइट। तो मुझे, लेकिन चलें, अब यहाँ पर अगर हैं तो फिर दूसरी जगह पर भी आप अपने जो है वो मर्दों के हकूक़ का भी ख्याल रखें। लेकिन मैंने अब वो चीज़ें भी देखनी शुरू कर दी है। अंडरस्टैंड। तो इसलिए हमें सबका ख्याल करना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हकूक़ दिए हैं खासकर हमारे मुआशरे के अंदर बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता। बस जी ठीक है, मुआफ़ करवा लिया। इस तरह के काम जो है वो किए जाते हैं, विरासत में उनको नहीं बनाया जाता। फिर ये है कि लड़कियों के लड़कियों से खाना खाना जाके 300-400 लोगों को ले जाना बारात बना के, तो महफूज तो नहीं है ना, वो तंग हो रहा है बेचारा। अगला बंदा जो है वो कितनी मुश्किल से जो है, कितना हमने इस शादी ब्याह को कितना तंग और मुश्किल बना दिया हुआ है। उसको सर पे सवार किया हुआ है हमने कि जनाब ये एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा जिसमें हम मालो दौलत का, टाइम का ज़िया भी करेंगे, कपड़े भी बनाएंगे। आप जितने ज़्यादा उसमें कपड़े बनाएंगे आपकी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, क्योंकि उसमें अक्सर चीज़ें इंपोर्टेड इस्तेमाल होती थी, डाई होती है, सारा कुछ होता है। वो हमारे अंदर रह ही नहीं गया। शो ऑफ जो है ना वो मारना हमारा वो मकसद बन चुका हुआ है। बुरे नामों से ना पुकारा करें, ये सारी चीज़ें आप देखा करें कि ये। इसी तरह जब आप आर्टिकल्स पे के लिए जाएंगे तो वहाँ उनकी चीज़ें ना उठा के लेके आए, उनसे फोटो कापियाँ ना करवाएं। कुछ दो चार आपने पेजेस कॉपी करवाने हैं, उनकी कॉपियाँ उठा के ले आए अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इससे अवॉइड करना चाहिए। क्या कर लेंगे आप विजन लेके चले हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के मेरी सैलरी 50-60 लाख रुपया, 5 लाख, 6 लाख कोई होनी चाहिए। हरकतें कर रहे हैं आप जो है ना वो चोरों वाली। 2-2, 3-3 हज़ार रुपए की चीज़ें उठा के लेके आ रहे हैं। बड़ा दिल रखें आप, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला देगा। एक अच्छे इंसान बने, जब दुनिया से जाएं तो आप मुतमिन हो। जिस दिन हमें मौत आ रही हो तो हम सोचें कि यार मैंने दुनिया में गंद फैला के नहीं जा रहा, अल्लाह की ज़मीन को तंग करके नहीं आ रहा। मैं एक अच्छा इंसान हूँ दुनिया में, मैं मुतमिन होके जा रहा हूँ। जो छोड़ के आया हूँ वो ठीक छोड़ के आया हूँ। जो अल्लाह के पास भेजा वो अच्छी चीज़ भेज के मैं जा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वबिल वालिदैनि एहसान वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। और अपने वालदैन के साथ अच्छा सलूक करें, उनके साथ जो है उनका ख्याल करें कि भी उनको किस तरह से वो करना चाहिए। ठीक है ना। मैं अपनी मिसाल देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि मेरी वालदा, मैं आजकल ऑफिस में आ रहा हूँ, वालदा भी मेरे पास आई हुई है। तो उन्होंने कहा जी मैं जाना चाह रही हूँ, क्योंकि सारा दिन मैं आ जाता हूँ, वो घर में अकेली बात बात होती। तो मैंने आज उनके लिए मैंने कहा जी मैं आज ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। तो मैं आपके पास जो है ना वो आ जाऊंगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें पूरा पैकेज मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर ब्लेस्ड पर्सन। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात करते हैं तो उनकी बात को मानना हमारे लिए फ़र्ज है। बस यही कहना कि जनाब मैं मिलाद मिलाद मना लूंगा और उनके नाम के ऊपर हरफ ना आए, हरफ उस वक्त नहीं आएगा जब हम इंसान बन जाएंगे, अच्छे काम करेंगे, दुनिया में तमाम मुसलमान झूठ नहीं बोलेंगे, सभी लोग हमसे डर जाएंगे। वो इसलिए नहीं डर रहे कि हम झूठ बोलते हैं, दूसरे 2-3 काम करते हैं। सेल्स टैक्स में कुछ मिसलेनियस डेफिनेशन से पहले कुछ मिसलेनियस इश्यूज रह गए थे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर कि
लॉ ये कहता है कि आप एक लिमिट तक अनरजिस्टर्ड को सेल कर सकते हैं, उससे ऊपर करेंगे तो मैं आपका इनपुट ज़ाया कर दूंगा। एक लॉ ने ये कहा है कि आप ये चीज़ें अनरजिस्टर्ड को 1 रुपए की भी सेल नहीं करेंगे। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना कि ये सेल नहीं करेंगे तो इससे मुराद ये नहीं है कि आउटपुट नहीं होगा। अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो उस पर आउटपुट भी होगा, फर्दर टैक्स भी होगा, एज पर रूल। इनपुट ज़ाया होगा। देखिए, जहां भी वायोलेशन होगी ना, तो वो आउटपुट में वायोलेशन नहीं होगी। वो वायोलेशन कहाँ हो रही होगी? आपका इनपुट ज़ाया कर दिया जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है अपने जहन के अंदर। तो आज हम उन चीज़ों को पढ़, इसी तरह अगर आपने किसी से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया, उसका क्या तरीक़ेकार है? एक्सेस टैक्स आपने कलेक्ट कर लिया हुआ है, उसका क्या होगा? उसका तरीक़ेकार, इस तरह की चीज़ें डेफिनेशन से पहले जो है अब हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, सप्लाई टू पहले है सब सेक्शन 6 ऑफ 8, सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। देखिए, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो उसमें बेसिक फिलॉसफी क्या है? 18% और 4% टैक्स आपने देना है। द फेडरल गवर्नमेंट हैज पावर टू स्पेसिफाई एनी गुड्स विच कैनॉट बी सप्लाइड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो चाहे तो कह दे कि जनाब ये चीजें आप अनरजिस्टर्ड को सप्लाई नहीं करेंगे। इट मीन, इससे क्या मुराद है? That if a registered person makes such supplies, then he shall not be allowed to take credit of the input tax। तो फिर उसके अगेंस्ट उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी वो अपना आउटपुट भी लिखेगा, इसमें फर्दर टैक्स भी लिखेगा, लेकिन यहाँ इसका इनपुट जाया हो जाएगा। ये वाली चीज खत्म कर दी जाएगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी किताब में लिखी हुई हैं जो कि लॉ ने मना की है कि आप ये सप्लाई नहीं करेंगे। वालेकुम। प्रोजेक्टर का कोई इशू आ रहा है? नहीं, चाय का इशू आया नहीं, चाय का। फिर वो मैं कह देता हूँ। ये मुझे कह प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस में कुछ इशू आ रहा है। बस आप ठीक है? ब्राइटनेस कंप्यूटर की, इसकी प्रोजेक्टर की चलो मैं बात करता हूँ। ठीक है, क्या मसला है? नहीं ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब जैसे है कि ये गुड्स लॉ ने कहा है कि आप उनको सप्लाई नहीं करेंगे। पोली प्रोपिलीन ग्रेनुअल्स, ये होते हैं जैसे प्लास्टिक की चीजें नहीं बनती, आप नेट पे लिखेंगे आ जाएगा। छोटे छोटे वो दाने से होते हैं, वो पिघला के ना मेल्ट करके तो उससे चीजें बनाते हैं, उसको पोलीप्रोपिलीन्स कहते हैं। आर्टिफिशियल फिलामेंट, तो ये मैं हीटरों में लगते हैं, ये तार जो होती है उसको मेरा ख्याल कहते हैं। फिल्टर रॉड्स फॉर सिगरेट, सिगरेट के जो फिल्टर रॉड्स होते हैं ऊपर जो फिल्टर लगा होता है, वो भी आप अनरजिस्टर्ड को नहीं बेचेंगे। एंड एयर कंडीशनिंग, चिलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट, क्रेन्स, प्रोपेन स्टोरेज टैंक, ये भाई ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि लॉ ने मना किया हुआ है कि ये वाली चीज़ें आप अनरजिस्टर्ड को ना बेचें। ठीक है, एग्जाम में शायद ही आपको ये मिले, लेकिन लिखा हुआ है हमारी किताब में तो वो है। आगे है जी, अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है जो रजिस्ट्रेशन से पहले वाला है, उसका क्या करें? देखें, एक बात याद रखें, जिन लोगों को रजिस्टर्ड होना है, किस किस को होना है? इंपोर्टर को, डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, रिटेलर जो टीयर 1 में है, इनको रजिस्टर्ड होना है। ये पॉसिबल है कि मैं कॉटेज इंडस्ट्री में था, अब मैंने अपना काम बड़े स्केल पे कर लिया, मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए हैं, या मैंने इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगवा लिया हुआ है, तो मैं कॉटेज इंडस्ट्री से बाहर आ गया। तो अब सवाल ये है कि जब तक तो मैं कॉटेज इंडस्ट्री में था तो मेरा ना आउटपुट था ना मेरा इनपुट था, दोनों चीज़ें मेरी नहीं थी। मैंने ना लोगों से सेल्स टैक्स लेना था, ठीक है, वो मेरी सप्लाईज क्या थी? एग्जेम्प्ट थी। कॉटेज इंडस्ट्री मीन अनरजिस्टर्ड पर्सन जो मैन्युफैक्चरर है, वो था। तो उस वक्त तो मुझे ये मसला नहीं था, अगर मैं इनपुट दे भी रहा था तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं था। लेकिन आज मैंने रजिस्टर्ड होना है। उस रजिस्ट्रेशन में ये होता है कि आपने जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है ना, उसकी लिस्ट आपने प्रोवाइड करनी होती है। ये बात याद है, आपने उस स्टॉक की पूरी लिस्ट देनी होती है कि जनाब ये मेरे पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है। तो जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो वो स्टॉक जो है वो आपकी परचेजेस गिना जाएगा।
ये बात याद रखिएगा। क्या होगा? जैसे आपने अब खरीदी है, लेकिन उसके लिए लॉ ने लिस्ट बता दी है हमें कि अगर ये लोकल परचेज है तो 30 दिन पुराना स्टॉक, और अगर ये इंपोर्ट है तो 90 डेज का। ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है। वैसे क्या मैंने बताया है कि आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का कोई ट्रीटमेंट नहीं हो, लेकिन जब अगर आपके पास नई रजिस्ट्रेशन है, उस सूरत के अंदर जो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है ना, वो आपकी परचेज मानी जाती है, लेकिन कितना? पिछले 30 दिनों का, और वो बिका ना हो, वेरीफाइबल हो। यानी अगर आपने पिछले 30 दिनों में कुछ स्टॉक खरीदा और बिक गया हुआ है, अब मौजूद नहीं है, वो नहीं। जो पिछले 30 दिनों में आपने बाय किया, मिसाल के तौर के ऊपर मैं कहता हूँ कि मैं आज रजिस्टर्ड हो रहा हूँ, मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है पिछले 30 दिनों का, और एक कुछ ऐसा स्टॉक भी है जो पिछले 60 दिनों का भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये जो 30 दिनों का स्टॉक है ना, ये मेरी इस महीने की क्या बन जाएगी? परचेजेस। और जो पिछले 30 दिनों से पहले वाला जो स्टॉक है, वो मेरी नहीं बनेगी। हाँ, जब मैं बेचूंगा तो टैक्स दूंगा उसके ऊपर, लोगों से टैक्स लूंगा जरूर, लेकिन मेरी वो इनपुट नहीं बनेगी। तो आपने ओपनिंग स्टॉक को एग्जाम में क्या करना है? इग्नोर करना है। हाँ, वो कहे कि इस महीने नई रजिस्ट्रेशन है तो फिर ओपनिंग स्टॉक उठा लेंगे पिछले 30 दिनों का, और रिपोर्ट उठा लेंगे पिछले 90 दिन की। Purchase of stock who has paid sales tax on such good is required to apply for registration. जिसने कोई स्टॉक परचेज किया है जिस पे उसने सेल्स टैक्स दिया है, तो उसको चाहिए क्या हो? रजिस्टर्ड हो जाए विद इन 30 डेज ऑफ सच परचेजेस, पिछले 30 दिनों के अंदर अंदर। इफ ही वॉन्ट्स टू टेक क्रेडिट ऑफ हिज इनपुट टैक्स प्रोवाइडेड। अच्छा, ये जो लफ्ज होते हैं ना, सब्जेक्ट टू और प्रोवाइडेड, इसका मतलब होता है कंडीशन के साथ। ये लफ्ज होगा सब्जेक्ट टू या होगा प्रोवाइडेड। तो ये इसका मतलब होता है इस शर्त के साथ, इस शर्त के साथ ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। प्रोवाइडेड दैट ही होल्ड्स टैक्स इनवाइसेस, उसको उसका इनपुट मिल जाएगा। प्रोवाइडेड दैट, इस शर्त के साथ के ही होल्ड्स इनवाइस, उसके पास इनवाइस मौजूद है। एंड सच गुड्स कॉन्स्टिट्यूट वेरीफाइबल अनसोल्ड स्टॉक, और वो चीजें क्या है? कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, यानी वो साबित कर रही हैं कि वो अभी तक बिकी नहीं है, ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक होता है जिस दिन मैंने अप्लाई किया, और एक है जिस दिन मुझे एक्चुअली रजिस्ट्रेशन मिली। तो जिस दिन आपने अप्लाई किया उससे पिछले 30 दिन। मिसाल के तौर के ऊपर, आज अगर 22 नवंबर है, मैंने आज अप्लाई किया, मुझे 30 नवंबर को एक्चुअल मिल गई कि जी आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, तो स्टॉक के दिन कहाँ से गिने जाएंगे? 22 से, यहाँ से गिने जाएंगे, पिछले 30 दिन का वो होगा। समझ आ गई? अच्छा, अब इसके ऊपर एक तो ये सवाल आ सकता है, दूसरा केस स्टडीज नॉर्मली ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर। मिस्टर हमीद वांट्स टू बी रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट एज ही इज नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, प्लीज एडवाइस हिम। आप इसको एडवाइस करें, तो आप इसको क्या एडवाइस करेंगे? प्लीज अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर द रजिस्ट्रेशन, राइट। एंड ऑल्सो क्या करें? he should also provide the list of unsold stock he has within last 30 days and in case of import for the last 90 days। अच्छा, अगर आपको ये भी सवाल किया जा सकता है कि एक शख्स अनरजिस्टर्ड है और उसने कोई टैक्सेबल गुड्स परचेज की हैं, तो क्या वो इनपुट क्लेम कर सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, अनरजिस्टर्ड इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। हाउएवर, इफ ही अप्लाइज फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, देन ही कैन क्लेम द इनपुट टैक्स फॉर द लास्ट 30 डेज परचेजेस एंड 90 डेज इम्पोर्ट्स। इसका वो कर सकता है, क्योंकि इसके दोनों जवाब है ना। यानी अनरजिस्टर्ड को इनपुट नहीं मिलेगा। यानी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ये चाहे कि जनाब मैंने जो टैक्स दिया है क्या मैं लोगों से ले लूं, तो डिपार्टमेंट कहेगा नहीं, तुम नहीं ले सकते। ठीक है, अगर तुम लेना चाहते हो मेरे से, जो तुमने टैक्स दिया हुआ चीजों के ऊपर, तुम उसकी रिकवरी चाहते हो या रिफंड चाहते हो, तो पहले क्या करो? मेरे पास रजिस्टर्ड हो, आप रजिस्टर्ड होके कर लो।
तो जो फर्दर टैक्स पेड था वो भी उसकी इनपुट नहीं, उसकी नहीं मिलेगी। इनका सवाल ये है कि जब मैं अनरजिस्टर्ड था तो मेरे से हो सकता था किसी ने फर्दर टैक्स भी लिया हो, उस केस में क्या होगा, उसका नहीं मिलता। वो क्या, इनपुट आपको मिलेगा सेल्स टैक्स का। ओके, ये चीज आपको बता दी है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन सेल्स टैक्स रिगार्डिंग टैक्स पेड ऑन स्टॉक बिफोर रजिस्ट्रेशन। 6 नंबर का सवाल है, ये एग्जाम में आया हुआ है। कहता है इसको बताएं कि लीगल प्रोविजंस बताएं कि इसने स्टॉक परचेज किया है उसका क्या होगा। अब जरा इसको पढ़ते हैं। मिस्टर लाल एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अरशद आया बेग साहब, आया हुआ है। उसे क्योंकि पानी भी साथ लेता है। इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड एंड लोकली परचेज्ड गुड्स। जो है वो एंगेज किस में है, इम्पोर्टेड और लोकली परचेज गुड्स में। ही हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम अ लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस और फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। उसको कहा गया भी आप रजिस्टर्ड हो जाएं। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ही वांट्स टू नो, वो एप्लीकेशन पुट करने से पहले जानना चाहता है वेदर आया कि he will be able to claim the input tax paid on the unsold stock before registration। ये वो जानना चाहता है, तो आपने इसका इसको जवाब देना है। तो आप कहेंगे यस, यू कैन परचेज, यू कैन क्लेम द इनपुट टैक्स ऑन द गुड्स यू हैव परचेज ड्यूरिंग योर अनरजिस्टर्ड पीरियड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट या प्रोवाइडेड दैट these purchases constitute last 30 days and unverifiable। ये अनसोल्ड है और पिछले 30 दिनों में आपने खरीदी है, उसका इनपुट आप क्लेम कर सकते हैं। एंड यू मस्ट हैव द इनवाइस फॉर द सेल्स टैक्स यू हैव पेड टू द पर्सन। उसकी इनवाइस भी आपके पास मौजूद है। एंड इन विद रिगार्ड टू द इम्पोर्ट्स फॉर द लास्ट 90 days इम्पोर्ट्स यू कैन क्लेम द इनपुट टैक्स। आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए किताब में जो लिखा होता है ना, मैं बार बार कहता हूँ, जो किताब में लिखा होता है सवाल वैसे ही नहीं होता, सवाल वैसे ही नहीं बताया जाता, उसका तरीकेकार होता है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये चीज को रीड कर लीजिएगा, अगर आपने रीड करना है, ये आपके एग्जाम के लिए नहीं है, इसको रीड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये सारा ये मैं आपको वैसे भी वैल्यू में बता चुका हूँ। रिटेलर का अगर आपको याद हो तो हम पढ़ चुके हुए हैं। टीयर 1 रिटेलर कौन होता है, उसकी टैक्स ऑब्लिगेशन क्या होगी। ठीक है, ये सारा जो है, ये एक हमने यहाँ पर बात की थी कि उसका जो इनपुट टैक्स है रिड्यूस्ड बाय 40-60%। 100 मिलियन का है तो 60 मिलियन का उसका इनपुट ज़ाया कर दिया जाएगा अगर उसने ऐसा काम किया तो। अगर उसने अपनी पीओएस मशीन के साथ अपने आप को इंटीग्रेट ना किया, और 1 रुपया वो चार्ज भी करेगा। बाकी बाकियों के लिए क्या है कि उनको बिजली के बिल के साथ, इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ उनको क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स चार्ज होके आ जाएगा। ठीक है जी, अभी तक क्या पढ़ा हमने बताएं। पहले हमने पढ़ा कि अनरजिस्टर्ड को जहां पर लॉ कहे, एफबीआर कह दे, तो आपने उन लोगों को सेल नहीं करनी। अगर करेंगे तो आपका इनपुट जाया हो जाएगा। दूसरी बात, जो भी मैंने आपको पढ़ाई है कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपके पास स्टॉक है, क्या आप उसका इनपुट आपको मिल सकता है। द आंसर इज यस। आप रजिस्टर्ड हो जाएं तो पिछले 30 दिनों का आपको स्टॉक मिलेगा, उसका इनपुट मिल जाएगी। क्या शर्तें हैं, इनवाइस होनी चाहिए और स्टॉक बिका ना हो। तो लोकल है तो 30 दिनों का, और अगर है तो वो 90 डेज का। अब है जी एक्सेस टैक्स कलेक्शन। अगर आपने किसी से गलती से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया, आपने सेल की, मिसाल के तौर के ऊपर आपकी इनवाइस थी 29,500 की, आपने इनवाइस लिख दी गलती से 92,500। इसका कितना टैक्स बनता है। जी
और इसका 1650। अब देखें कि आपने इसकी बजाय ये वाला टैक्स कलेक्ट कर लिया गलती से, सही है। इसका क्या तरीकेकार है? इसका तरीकेकार ये है कि आप उसी तरह डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू क्या करें, उनको पैसे वापस कर दें। अच्छा, आप बताएं, आप क्या डेबिट नोट इशू करेंगे? आप सेलर हैं या क्रेडिट नोट इशू करेंगे? सेल कम हो रही है, देखें, फिर वही, आप सप्लायर हैं और सेल रिड्यूस हो रही है, शाबाश, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। आप क्रेडिट नोट इशू करें और इनवाइस में चेंज करके उसके पैसे वापस कर दें, दैट्स इट। लेकिन आप उससे पूछते हैं, आप ए हैं, आप बी को पूछते हैं कि यार मैंने चीजें बेची थी, गलत इनवाइस आ गई। वो कहता है जी मैंने तो सी को बेच दी है। आप सी के पास जाते हैं, वो कहता है जी मैंने तो डॉक्टर इमरान शहजाद को बेच दी हूँ। इसको, फिर आप खामोश रहे। क्यों? आप तो ऑलरेडी टैक्स इस पे ये वाला जमा करवा चुके हैं ना, आपने इसको आउटपुट डिक्लेयर किया हुआ है। तो फिर यही टैक्स आप गवर्नमेंट को दे देंगे और आप इसकी रिकवरी नहीं करेंगे। यानी देखेंगे जो मैंने पैसे, इससे पैसे ज्यादा लिए हैं, क्या वो चीजें कंज्यूमर तक चली गई हैं या नहीं गई। अगर तो नहीं गई, जहां पर भी मौजूद हैं, सप्लाई चेन के अंदर ये भी है, तो उसको डेबिट क्रेडिट नोट इशू करके उससे डेबिट नोट लें और चीजें, प्राइस को एडजस्ट कर लें। लेकिन अगर एंड कंज्यूमर तक जा चुकी हैं तो ये टैक्स किसको देना आपने? डिपार्टमेंट को। अगर आप दे चुके हैं तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर आप जमा करवा दें। ये है। इफ एनी पर्सन collected आउटपुट टैक्स विच was नॉट collectible और collected excess आउटपुट टैक्स, या तो एग्जाम्ड गुड्स थी। बाज का तो ये भी होता है कि चीजों का रेट कम हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। 18% से 10% हो गया, आपने जो क्या किया, आपने 18% कलेक्ट कर लिया, फिर क्या होगा? बाय मिस्टेक एंड द इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स हैज बीन पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। और वो चीजों का असर कहाँ तक जा चुका हुआ है? एंड कंज्यूमर तक जा चुका हुआ है। ही शैल पे, फिर क्या करेगा? ही शैल पे द अमाउंट ऑफ सच टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड नो क्लेम फॉर रिफंड इन सच ऑफ। फिर उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे कि जनाब मैं पैसे माजरा ज्यादा दे चुका हूँ, कहते जी ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द इंसिडेंस ऑफ टैक्स has been passed to the consumer shall be on the person collecting the tax. वालेकुम सलाम। थैंक यू। थैंक यू। तो ये किसने साबित करना है? ये आपने साबित करना है कि ये चीजें कहाँ पर पड़ी हुई हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? आप साबित करें। Advise the procedure to be adopted by the company and distributor to adjust the excess amount of sales tax. Excess amount of, अब देखिएगा, DEF Limited supplied goods valuing 1 million to one of its distributor, Mr. Pink, who is also registered for sales tax purposes. Sales tax invoice was issued for said amount plus sales tax at the prescribed rate. The transaction was recorded in the monthly sales tax return, ठीक है, in the month of January. In Feb, the internal auditor of the company observed that the accountant had applied incorrect selling price. As a result, company will have to refund the excess amount to Mr. Pink. ऑडिटर ने कहा कि यार आप पैसे गलत ले चुके हैं, उसके पैसे बाकी उसको वापस करो। आपसे पूछा जा रहा है कि कंपनी को क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, बताएं। क्या कंपनी उसके पैसे वापस कर दे कि नहीं करे? हाँ, यही चीज आप बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनी शुड मेक श्योर, DF लिमिटेड शुड मेक श्योर कि whether the goods are still supplied to the end consumer or not. If goods are not supplied to the end consumer, then DF Limited should issue credit note, right? Should issue। अच्छा, एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो जाए, आप घबरा जाएं कि क्रेडिट नोट इशू करना है या डेबिट नोट इशू करना है, तो फिर गोल लफ्ज इस्तेमाल करें। गोल कैसे करना है उसको? शुड इशू द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर लॉ। क्या करना है?
वो जो कानून ने कहे हैं वो वाला डॉक्यूमेंट इशू कर दें। भाई बजाय गलती करने के क्या करें, पॉलिटिकल हो जाए, सियासी बन जाए। ठीक है जी। अगर उसने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। ऐसे कहते हैं जी, आप क्या कहते हैं जी, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, नहीं आपकी पार्टी है जी, मुझे नहीं पता। तो कुन्ने बन जाए, कुन्ना समझते हैं ना, मीस ना बन जाए। तो कहें कि ही शुड इशू द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज पर लॉ एंड adjust the amount of sales tax. Full stop. However, if the incidence of sales tax has been passed to the end consumer, then this tax should be paid to the government. आपको इंशाल्लाह इसके 5 नंबर मिल जाए। अंदाजा हो रहा है कि सवाल कैसे आते हैं। देखें, आपका क्लाइंट आएगा तो आपसे आके पूछेगा एक्सेस टैक्स कलेक्शन का क्या ट्रीटमेंट है। तो आप आंखें बंद करके ऐसे कहेंगे, एक्सेस टैक्स कलेक्शन शुड बी पे, ऐसे ही पढ़ेंगे आप? ऐसे तो नहीं होगा ना। क्या करेंगे, आप पूछेंगे क्या हुआ, तो ऐसा केस आपको बताएगा। तो फिर आप उसको जवाब बताएंगे कि यार मेरे ख्याल में ये प्रोफेशनल स्टडी है, ये एग्जामिनर आपसे आई कैप चाहता है कि मेरे स्टूडेंट को रट्टा ना इसने सिर्फ लगाया, बल्कि इसको उसका पता हो कि ये जो चीज बताई जा रही है वो किस केस में अप्लाई होगी, कैसे अप्लाई होगी, मैंने इसका जवाब क्या देना है। अब समझ आ रही है? ये चीज है जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है। वो हम पंजाबी फिल्में देखते थे, मौला जट की, आपको तो याद नहीं, बेचारा शहीद हो गया हुआ। तो वो फिल्मों में कहता होते थे कि मौला नहीं थे, मौले दी भैन ने चुक लो। आजकल भी ऐसे ही करते हैं ना, जो बंदा नहीं मिलता उसके क्या करते हैं, घर वालों को उठा के ले आते हैं। ये होता है जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी। क्या होती है? यानी सेवरल, या तो ये काबू आ गया, कहते हैं या तो बंदा दे दो, या जॉइंटली तुम भी इसके साथ ज्वाइन हो जाओगे, हम तुम्हें भी अटैच कर लेंगे, तुम्हें भी उठा के ले जाएंगे। बड़ा गंदा कानून है भी। जिसका कसूर नहीं है उसको आप ऐसे ही उठा के लेके जा रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं। बहरहाल, जो कुछ अंग्रेजों ने हमारे साथ किया ना, हम अपनी कौम के साथ वैसे ही कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने बड़े अच्छा एंजॉय किया, हमें उन्होंने सही तुन के रखा हुआ था। तो वो सारी चीजें, वो जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, जो कुछ अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था ना, कि लोगों को उठा के ले जाना, उनको बंद कर देना, ये सारा कुछ करना, आज हम वही सेम चीज देख रहे हैं कि हमें भी जनाब वो वैसे ही, वो कह रहे हैं कि यार उन्होंने बड़ा एंजॉय किया था तो हमें भी तो हक बनता है ना कि ये करना चाहिए। लेकिन मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हो। अब समझ आई जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी का कि उसका क्या होगा। ये क्यों होगा? अगर टैक्स कहीं चोरी हो गया या पे नहीं हुआ तो जो भी काबू आ गया उससे रिकवर कर लिया जाएगा, इसका मकसद ये है। Joint and several liability of registered person in supply chain where tax is unpaid. A registered person receiving taxable supplies from another registered person is in the knowledge or has reasonable grounds to suspect that some or all taxes payable in respect of that supply or any previous or subsequent supply goods will remain unpaid। ये है असल बात। मेरे से कल एक साहब मेरे से बात कर रहे थे, मेरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा जी हमने किसी शख्स से चीजें खरीदी, हमने किसी शख्स से चीजें खरीदी हैं, उसने था वो रजिस्टर्ड, उसने हमें इनवॉइस दी, उसने इनवॉइस दी, हमने चीजें वो डाल दी सिस्टम के अंदर, उसने आगे डिपार्टमेंट को इनवॉइस पैसे नहीं दे रहा, डिफॉल्ट कर गया होगा। इसमें हमारा क्या कसूर है? मैंने कहा जब उसने इनवॉइस दी थी तो आपने सॉफ्टवेयर में चेक की वो आ रही थी? मैंने कहा जी नहीं आ रही। मैंने कहा जब नहीं आ रही थी तो इससे मतलब यही था कि वो बंदा टैक्स, उसने आपको तो इनवॉइस दे दी है लेकिन सॉफ्टवेयर में नहीं डाल रहा। भाई जैसे ही वो सॉफ्टवेयर में डालेगा तो आउटपुट बन जाएगा उसका, उसकी रिटर्न नहीं सबमिट नहीं होगी जब तक कि वो पैसे नहीं जमा करवाएगा। तो वो जो उसने आपसे पैसे लिए हैं बेसिकली वो डिपार्टमेंट को दे नहीं रहा। उसने कहा जी अब हमें 60 करोड़ रुपए का वो आ चुका हुआ है, नोटिस आ चुका हुआ है कि जी ये आपका डिसेबल है, हम आपका इनपुट नहीं मानते, पैसे जमा करवाएं। तो उसमें क्या करूं? मैंने कहा जी ये 60 करोड़ रुपया आपने एक ही दिन में तो नहीं पे किया ना, कई महीनों में आप चल रहे होंगे। उन्होंने कहा हाँ ऐसे ही है।
मैंने कहा जब पहले महीने आपको पता चल गया था कि ये बंदा हमारा टैक्स जमा नहीं करवा रहा, आप फिर भी उससे बाय करते रहे हो। आपने उसको परसू नहीं किया कि भाई ये इनवाइस शो नहीं हो रही, शो करो। देखे ना, मैं आपसे माल खरीदता हूँ, एक महीने में मैंने आपको 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया टैक्स दे दिया। मैं इनवाइस डालता हूँ, इनवाइस नहीं आती। मुझे आपकी अगले महीने पेमेंट रोक लेनी चाहिए ना। ये भी पिछले महीने की भी आपकी इनवाइस नहीं आ रही। वो कहता जी यार तुम्हें क्या, तुम डाल दो इनवाइस। सॉफ्टवेयर उनको अलाउ कर रहा था प्रोविजनली, आर्जी तौर पे, कि बंदा रजिस्टर्ड है, मैं इसकी इनवाइस को मान लेता हूँ, लेकिन उसको कहो। काम चलता गया, साल 1.5 साल गुजर गया। उन्होंने सारी रिजेक्ट कर दी पकड़ के। उन्होंने कहा जी ये लो फिर पकड़ो, पैसे दो आके। ये कहते जी हमने तो पैसे दिए हैं, मेरे पास उस बंदे को नहीं पकड़ रहे, वो फिर रहा है। वो कहते जिसको पकड़े ना पकड़े, आपको नहीं हम इनपुट देंगे। ये मसला बना। अब क्लियर हुई है बात, तो ये है। तो अगर किसी को ये बात समझ आ जाए कि ये बंदा जिसको मैंने पैसे दी हैं, ये आइंदा या सब्सिक्वेंटली उसके बाद कभी मुझे ऐसी सप्लाई देगा जिसकी इसने टैक्स चोरी करना है, तो क्या करे वो। द फैक्ट इज ऑन द डिपार्टमेंट, देन फिर वो काम क्या करे, सच पर्सन, वो वाला बंदा, एज वेल एज द पर्सन मेकिंग द टैक्सेबल सप्लाईज शेल बी ज्वाइंटली और एंड सेवरली। इनमें से कोई एक काबू आ गया या दोनों, यानी जॉइंटली मीन बायर और सेलर, दोनों से भी, या ये जो बायर है ये, या सप्लायर, लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ सच अनपेड टैक्स, इनसे रिकवरी की जाएगी। ये चीज है। ओके। ये क्वेश्चन सीधा भी आपसे पूछा जा सकता है, जॉइंट एंड सेवरल टैक्स लाइबिलिटी बताएं, तो आप लिख देंगे कि जनाब ये काम होना चाहिए। क्लियर? ये बात समझ आ गई आपको? कोई सवाल? क्या चीजें पढ़ी अभी हमने, दोबारा बताएं। साथ साथ रिवाइज। ये मेरा तरीके था चीजों को तैयार करने का। मैं जब एक चीज तैयार करता था ना, तो मैं फिर पीछे देखता था। हुफाज इसको मंजिल कहते हैं, मंजिल तैयार कर रहे हैं, तो मैं एक नजर पीछे देखता था कितना सफर हो गया। आप नहीं कभी पढ़ पढ़ के तो फिर अगले सफे देखते हैं कितने के रह गए? कभी आपने ऐसे किया कि आपका जो 15 पेजेस का, आपका 15 पेजेस का टेस्ट है, तो 2-3 पेज पढ़ने के बाद फिर आप आगे देखते हैं कितने रह गए? देखते हैं ना आगे। तो ऐसे पीछे भी देखा करें मैंने क्या पढ़ लिया है। अभी क्या पढ़ा आज हमने? शाबाश, अनरजिस्टर्ड को सप्लाई। अच्छा, इससे होता क्या है? जो जो आप चीजों को याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं ना, तो आपके दिमाग के मसल्स डेवलप होते हैं, कहते हैं न्यूरॉन्स बनती हैं। साइंस क्या कहती है कि आपके मजीद आपने देखा हुफाज कराम की जो है ना, उनकी कुव्वत हाफजा बड़ी तेज होती है, क्योंकि वो रट्टे लगा लगा के ना, लगा लगा के उन्होंने अपनी बहुत न्यूरॉन्स डेवलप कर ली होती है। उनके पास बहुत बड़ा एरिया होता है। जो बंदा चीजों को याद नहीं करता ना, तो उसका दिमाग क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता रहता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे जिस मसल में पेन होती है उसको मैं स्ट्रेच करता हूँ। डॉक्टर कहते हैं मुझे कि मिसाल के तौर पे मेरा बाजू जो है ना, अगर बाजू काम नहीं कर रहा तो वो कहेंगे बाजू को काम करवाओ इसे। अगर इसको काम नहीं, ये मजीद काम नहीं करेगा। तो अगर आप अपने दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देंगे ना, रट्टे नहीं लगाएंगे, चीज़ों को याद नहीं करेंगे, अच्छा जितना इससे काम करवाने की ख्वाहिश रखेंगे, ये मजीद काम करना शुरू करेगा। अल्लाह ताला आपके दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनाते जाएंगे। समझ आ रही है ना? आपका लेवल बढ़ता जाएगा, चीज़ें आपको याद होंगी। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, एग्जाम के बाद भी कुछ दिन आपका दिल कर रहा होता है कोई चीज़ पढ़ने को। पढ़ने वाले बच्चों की बात, जिन्हें जिन्हें पढ़ना ही नहीं है उसका बाद में भी ना, पहले भी उसके बाद में भी कोई दिल नहीं करेगा। जो पढ़ता है उसका बाद में भी कुछ दिल कर रहा होता है, हालांकि वो रिलैक्स। अच्छा, जब वो रिलैक्स कर लेता ना अपने आप को, फिर उसका दोबारा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा होता। मन हरामी उजना हजार, फिर वो काम शुरू हो जाता है। तो इसलिए जितना ज्यादा आप याद करते रहेंगे। कल मैंने एक टेक्निक सुनी, चाइनीज टेक्निक है वो। आपने संडे की क्लास में देखा होगा कि मैं कुछ देर के बाद कहता था यार मैं बॉडी स्ट्रेच कर रहा हूँ। वो टेक्निक बड़ी अच्छी टेक्निक है, क्लास में तो मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि 25 मिनट तक आप मुसलसल दिमाग के साथ कोई काम ले सकते हैं, वो इंटैक्ट रहेगा।
फिर उसको 5 मिनट की ब्रेक दें, एक्सरसाइज, बॉडी को स्ट्रेच करें। हमारी खवातीन में काफी फुकदान होता है, एक्सरसाइज नहीं करती। तो घर में है, आप अपने कमरे में हैं, बॉडी को स्ट्रेच करें, कंधों को थोड़ा सीधा करें, ठीक है, पानी पी लें थोड़ा सा। यानी ये 5 मिनट, आपको कहते हैं जब 5 मिनट के बाद दोबारा आप आएंगे ना, तो आपका दिमाग इन कांटेक्ट होगा, वो उस चीज को दोबारा लेके चलेगा, और आपको अगले 25 मिनट तक वो आपको ज्यादा दोबारा तैयार कर देगा। तो उस दिन आपको याद है, मैंने कुछ तकरीबन को 3 1 घंटे की क्लास पढ़ाई, तो मैं मुसलसल बोली जा रहा था। तो मैं यही कर रहा था उसमें, मैं बार बार क्या कर रहा था, नैप ले रहा था, पावर नैप में ले रहा था इस तरह से। पावर नैप तो बेसिकली सोने को कहते हैं, लेकिन मैं अपनी एनर्जी को दोबारा इकट्ठा कर रहा था। तो ये मशीन इतनी जबरदस्त है जो आपको अल्लाह ने दी हुई है, इसमें लाखों सेंसर है। हमारी गाड़ी जिसमें कोई 300 400 सेंसर लगे हुए हो ना, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा उसकी कीमत होती है। तो इसकी कितनी कीमत है, जगह जगह सेंसर, सेंसर ही सेंसर लगे हैं। मैं ये चाय पी रहा हूँ, ये मेरा जिस्म उसके मुताबिक हो रहा है। मैं उठ के खड़ा होऊंगा, मेरे सेंसर मेरे ब्लड प्रेशर को उसके मुताबिक करेंगे। मैं पढ़ना शुरू करूंगा, ये उसके मुताबिक पढ़ना शुरू कर देगा। अनपढ़ बंदे को देखा, मुक्के मारता है जब भी लड़ता है वो। पढ़ा लिखा बंदा बोलता है, आर्गुमेंट्स करता है, क्योंकि उसने दिमाग की एक्सरसाइज की होती है। ये चीज है। तो पीछे मुड़ के दोबारा देखा करें। उसके बाद है जी, वारंटी में अगर आपने कोई चीज वारंटी में सप्लाई कर दी, तो उसके वो टैक्सेबल नहीं होती, वो एग्जाम्प्ट होती। ये पेपर में कई दफा आ चुका हुआ है। मिसाल के तौर के ऊपर, आपने जनवरी में सप्लाई दी, 1 लाख रुपए का कोई चीज बेची आपने, 1 साल की वारंटी दे दी। वो साहब जो थे, वो नवंबर में आए और उनका चीज खराब हो गई। आपने उसको नई चीज दे दी या उसके कुछ पार्ट्स चेंज कर दिए, अब ये आउटपुट में नहीं जाएगी, इनपुट मिलेगा आपको। ये चीजें जो आपने खरीदी हैं, इसका इनपुट आपके इनपुट का हिस्सा रहेगा, लेकिन इसमें आउटपुट नहीं होगा। वो जो पहली दफा आप इसका टैक्स दे चुके हुए हैं, वही मान लिया जाएगा। अगर एग्जाम में आ जाए कि गुड्स सप्लाइड टू द रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडेड गुड्स सप्लाइड अंडर वारंटी, तो वो आपने निकाल देनी है। वो आपने क्या करना, उसमें से निकाल देनी, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता, वारंटी के ऊपर टैक्स नहीं लगता। यहां तक कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। सेल्स टैक्स का एक बेसिक मॉड्यूल हमारा मुकम्मल हो गया। 3 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर। एक पहला स्ट्रक्चर का है, दूसरा डेफिनेशन का है, और तीसरा जो है वो रजिस्ट्रेशन का है, जो फाइनल स्टेजेस जिसको कहते हैं। पहला मॉड्यूल आज हमने कंप्लीट कर दिया। आउटपुट टैक्स क्या होता है, कैसे आप उसको कलेक्ट करेंगे, अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो क्या होगा, इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, कब आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, एग्जेम्प्ट गुड्स क्या होती हैं, रिटेल गुड्स क्या होती हैं, राइट, थर्ड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, जीरो रेटेड क्या होती है, आपको रिफंड कब मिलेगा, कितने दिनों में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अगर आप गलत अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अपोर्शनमेंट कैसे होगी, रेजिजुअल टैक्स कहते किसको हैं, क्यों कहते हैं, उसकी अपोर्शनमेंट कैसे होगी, उसके न्यूमेरिकल कर लिए, उसकी एप्लीकेशंस हमने कर ली, एक्सेस टैक्स कलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, कैसे उसकी जो है ना वो प्रोसीजर करेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, रिटर्न हो जाए, कैंसिल हो जाए, सप्लाई की वैल्यू में चेंज आ जाए, डेबिट क्रेडिट नोट क्या होता है, ये चीजें, चेंज ऑफ वैल्यू आ जाए, फिर क्या होगा, बिल ऑफ डिक्लेरेशंस क्या होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, किसको रजिस्टर्ड होना है, किसको रजिस्टर्ड नहीं होना, टीयर 1 रिटेलर की टैक्सेशन कैसे होती है, अदर रिटेलर्स की टैक्सेशन कैसे होगी। ये सारी चीजें हमने, यानी स्ट्रक्चर हमने अभी तक पढ़ लिया सारा। यहां तक कोई सवाल हो तो बता दें। कि जॉइंट एंड सिवरल टैक्स लाइबिलिटी जो होती है, वो ये होती है कि अगर किसी शख्स ने किसी से चीजें खरीदी और उसको पता चल गया कि ये बंदा जो है, ये मुझे मेरे पैसे जमा आगे नहीं करवाएगा, तो लॉ कहता है या तो उसको पैसे दो नहीं, राइट, या उसको कंपेल करो कि वो पैसे जमा करवाए, या आइंदा ऐसी चीजें खरीदनी बंद कर दो। अगर तुमने फिर भी उससे खरीद ली, तुम बाज ना आए, तो फिर वो जो इनपुट है मैं तुम्हारा जाया कर दूं। ठीक है। दूसरा, अगर तुम मेरे काबू ना आए, यानी ये बंदा जिसने खरीदी थी ये इनपुट लेके दौड़ गया हुआ है, तो फिर किसको पकड़ा जाएगा, जिसने बेची थी। यानी इन दोनों में कोई भी काबू आ गया ना, तो ये जो टैक्स इन्होंने दे लेके किया हुआ है ना, देखें मैंने चीजें खरीदी हैं, मिसाल 1 करोड़ पे ही खरीदी, कितना सेल्स टैक्स बनता है, 18 लाख रुपया।
मैं अपनी इनवॉइस में क्लेम कर चुका हूँ, सॉफ्टवेयर ने मुझे इजाजत दे दी। मैंने लोगों से 20 लाख लिया, अपना 18 लाख दिया और 2 लाख रुपया जमा करवा दिया। मैंने जो 18 लाख दिया था, 18 लाख रुपया ले लिया, रिकवरी हो गई। ये 18 लाख रुपया कौन सा है जो मैंने मिस्टर ए को दिया हुआ है और मिस्टर ए ने आगे जमा ही नहीं करवाया? मैं लोगों से लेके रिकवर कर चुका हूँ, मेरी रिकवरी हो गई। डिपार्टमेंट सोच रहा है कि वो 18 लाख किधर गया, सोच रहा है ना वो। क्योंकि वो जो जिन लोगों ने आपको 20 लाख रुपए दिया है वो तो डिपार्टमेंट से 20 लाख रुपए इनपुट ले रहे हैं ना जाके। डिपार्टमेंट कहेगा भी तुमने 20 लाख रुपए किसको दिया है? जी मैंने इमरान को दिया हुआ है। इमरान ने तो मुझे दिया 2 लाख रुपया। तो इमरान ने 2 लाख क्यों दिया? उसमें से 18 लाख लोगों से लेके मैं अपना पूरा रिकवर कर चुका हूँ। वो कहते जी इमरान ने किसको दिया 18 लाख रुपया? वो कहते जी इमरान ने शहजाद को दिया। शहजाद किधर है? शहजाद नहीं मिल रहा। भाई तुमने इससे पैसे लिए हैं, जमा करवाओ, अपनी सेल में शो करो। शहजाद साहब गायब हुए पड़े हैं। अब क्या होगा? नहीं, उठा नहीं लेंगे। हर बात पे उठाना जरूरी नहीं होता है। वो अगर तुम्हें मौजूद हुआ तो आइंदा मेरी सेल्स टैक्स लायबिलिटी 18 लाख से बढ़ा देंगे कि साहब अगले महीने में क्या करेंगे। मेरी टैक्स लायबिलिटी, फर्ज करें अगले महीने की मेरी टैक्स लायबिलिटी है 30 लाख। तो जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर में डेटा एंटर कर दूंगा ना सारा ही, तो मैं प्रोसेस पे क्लिक करूंगा तो वो प्रोसेस होके आ जाएगा 48 लाख रुपया। मैं कहूँगा जी मेरा तो 30 लाख बनता है। वो कहते हैं 18 पिछला भी है, जो आपने उसको दिए उसने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए हुए। एक मिनट बात सुन लेना मेरी, लड़ाई हो गई है ना अब तो बात। अब मैं उसे कहूंगा कि भाई तुम्हारी इनवॉइस की वजह से मेरा 18 लाख रुपया जाया हो रहा है, शो करो। अगर तो उसने शो कर दिए तो मेरी वो इनवॉइस खत्म हो जाएगी, मेरा फिर लाइबिलिटी किस पे चली जाएगी? 30 लाख में मेरी उसकी भी जान खत्म हो गई। और अगर वो बंदा नहीं कर रहा, डिपार्टमेंट कहेगा तुम जमा करवाओ। और अगर मैं ही चुप करके अगली रिटर्न भी नहीं जमा करा रहा, पता चला मैं तो दुबई चला गया हूँ, कारोबार से बैठ के फारग होके मैं निकल गया हूँ, तो फिर वो उसको पकड़ेंगे। उसको भी तुमने पैसे लिए हुए हैं, शो करो इसे। और अगर दोनों ही गायब हो गए हैं, आप पूछें सर अगर दोनों ही गायब हो गए, इसके ऊपर कानून ने कुछ नहीं कहा हुआ, उसके ऊपर सब्र किया जा सकता है। ऐसा सवाल भी आपको पेपर में नहीं आएगा। समझ आई ना? तो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी से मुराद है कि दोनों में से कोई एक या दोनों काबू आ गए तो दोनों से ये चीजें रिकवर कर ली जाएंगी। अच्छा जी, डेफिनेशन जो है ये आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट। पहले ये बताएं आप मुझे, डिफाइन चीजों को क्यों करता है लॉ? तंग करना चाहता है स्टूडेंट को, फेल करना चाहते हैं इसलिए वो डिफाइन करता है। ये आपके लिए नहीं है ना कानून, ये तो मुल्क के लिए है। हम पेपर क्यों देते हैं बताएं मुझे? पास होने के लिए। आपको पढ़ाया क्यों जाता है? फेल करने के लिए। नहीं, ये बात नहीं है। आपको एक सर्टन लेवल का नॉलेज देना होता है। कल भी मैंने, कल क्लास में नहीं था तो कल आई कैब के उधर गए हुए थे, तो वो बार बार यही कह रहे थे कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है कि स्टूडेंट को पास करें, हमारे नंबर बहुत कम है पूरी दुनिया में, हमने स्टूडेंट को पास करना है। स्टूडेंट उलट समझता है, कहता आई कैब का मकसद ही फेल करना है। वो कल बेचारे वो वहां पर, जिसको पंजाबी में कहना, वो पिट रहे थे कि यार खुदा का वास्ता है, हमें दुनिया से बड़ा प्रेशर आ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस करें, आपके मुल्क में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत कम है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम चवलें पैदा करनी शुरू कर दें जैसे इंडिया कर रहा है इस वक्त। मेरे जितने दोस्त हैं मिडल ईस्ट में या वहां पर, वो कहते हैं इनको कख नहीं आता, डिग्रियां बांटी जा रहे हैं, डिग्रियां बांटी जा रहे हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में तो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, लेकिन एक चवल आई हुई है, इनकी फिर वहां लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। वो जैसे बीकॉम के बंदे होते हैं ना, वैसे वो निकाली जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक चाइना की क्वालिटी आ रही है कि एक नंबर क्वालिटी आ रही है। अब हमारे लोग तो पैसे ठीक ठाक मांगते हैं। वो कहते हैं ये भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, आधा चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो कहता है हाँ ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, कहता है हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो भी तो मेरे से जनाब 2,000 3,000 रियाल मांग रहा है, 5,000 मांग रहा है, तुम 20,000 रियाल मांग रहे हो किस चीज के? वो कहते हैं कि अना जेन्युइन चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड या फेक चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो कहता है मुझे नहीं पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री दोनों के पास है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मकसद पढ़ाने का क्या होता है
कि भाई आप अपनी उस स्टैंडर्ड के ऊपर इस क्वालिटी को खराब, मुझे आज तक जिंदगी में कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिला जिसके नॉलेज में कोई फर्क आया हो। ये है क्वालिटी। इसको दुनिया मानती है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी एक्रेडिटेशन मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। यार पाकिस्तान से जिसने सीए किया होगा ना, मेरा ख्याल दुनिया में वाहद डिग्री पाकिस्तान की ऐसी है जिसको अभी तक एक्रेडिटेशन बड़ी अच्छी है। और ये है कि ग्रिल करते हैं, कि एक सर्टन लेवल तक आपको लेके जाते हैं। समझ आ रही है ना? इसलिए इससे परेशान ना हुआ करें। जो स्टूडेंट कहते हैं ना जी, ओए होए मुझे फेल कर दिया, भाई अब तुम उस स्टैंडर्ड तक नहीं आ रहे। आई कैप आपको फेल करना नहीं चाहता। आप उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे अभी तक। आप उस स्टैंडर्ड तक आओगे, वो निकाल देगा आपको। आपकी वर्थ होगी। कल को आप कारोबार करें, आप जॉब करें, आप जहां भी जाएं, आपकी डिग्री की एक वैल्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। कनाडा में देखें ना, आप पाकिस्तान की डिग्री ले लें तो कनाडा के आप बन जाते हैं। कितना आसान है फिर कनाडा मूव करना, ऑस्ट्रेलिया मूव करना। कितने मुल्कों में आप जा सकते हैं, दुनिया आपके लिए खुल जाती है। अभी तो दिमाग खुलता है, बाद में है दुनिया भी खुल जाती है। लेकिन पूरी दुनिया, याद रखें बेटा, पूरी दुनिया चाहती है कि इंटेलेक्चुअल हमारे पास आए। ये बात मेरी जहन में रखें। अगर उनको आप साबित कर दें कि मैं इंटेलेक्चुअल हूं और तुम्हारे मुल्क के लिए मैं जरूरी बंदा हूं, वो आपको छोड़ते नहीं हैं, वो आपको ले आते हैं। ये मेरी बात याद रखें। दुनिया के में बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ आबादी बहुत कम है, वो अपनी आबादी भी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन चवल नहीं बढ़ाना चाहते, गंद नहीं डालना चाहते। इसलिए अपने आप को आपने नई टेक्नोलॉजी, अब जो कल मैंने उनकी वो मैंने मीटिंग की है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अक्सर मैं इनकी मीटिंग में जाके नाराज होकर आता हूँ, लेकिन कल मुझे बड़ा अच्छा लगा। सस्टेनेबिलिटी को उसमें उन्होंने ऐड कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने कोर्सेज में ऐड कर दिया, कोर्सेज कुछ कम कर दिए हैं। नई, यानी आप ये सोचें कि यार अब मैं नई चीजें सीखूंगा। ओए होए यार, रिस्क भी डाल दिया, एक नया कोर्स डाल दिया, ओए होए, रोना पिटना शुरू कर दें। सोचें यार, एक नई चीज, नई टेक्नोलॉजी मुझे सिखाई जा रही है, तो आपका मोटिव ही और होगा। आपका जब आप सोचेंगे ना यार ये चैलेंज मैंने लेना है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होगा। आपकी नजर है, आप सोच रहे हैं कि यार, एक बंदा कहता है यार क्या यार जबरदस्त है, इस पहाड़ पे यार मैंने चढ़ना है, यार कितना मजा आएगा। एक कहता इस पहाड़ पे चढ़ना है, होए 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 होए, इतनी ऊपर, बस फिर वो गया। आपका दिमाग, यकीन करें, ये ऐसी जबरदस्त मशीन है ना ये वाली, ये जो खोपड़ी है, कि ये आपको जैसे आप इसको आइडिया देंगे ना, ये आपको वैसे ले जाना शुरू कर देगी, वैसे आपको ये जबरदस्त किस्म की जो है ना वो बना देगी। आज आप सोच रहे हैं कि यार आज मैंने सेल्स टैक्स जहां तक सर ने पढ़ाया ना मैंने खत्म करना है, दूसरी इसको ऑप्शन ही ना दें, ये आपको आइडिया देगा। आप इसको सोचना शुरू कर दें, आज मैंने चवलें मारनी है, आज फलान नई फिल्म आई मैंने वो देखनी है, ये आपको उधर ले जाएगा। ये अल्लाह ताला ने हमें लिबर्टी दी हुई है। तो डेफिनेशंस का मकसद जो है वो क्या है? चीज़ों को डिफाइन करना, क्लैरिटी को क्लियर करना। चार हम डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हुए हैं, जिसको आपने जहन में रखना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो कहते हैं सर वो चारों डेफिनेशन मैंने हिफज कर ली, अच्छी तरह याद कर ली हुई? माशाल्लाह जी, दो स्टूडेंट है, क्या बात। ठीक है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि सर हमने, हालांकि मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फिर गिला तो नहीं आप कर सकते ना अपने उस्ताद से या किसी और से कि सर ने आपने बताया नहीं था। यानी उस्ताद बता दे कि ये 100% पेपर में आनी है, आप कहेंगे इट्स ओके सर, मैं एलियंस हूँ, मेरे दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी प्लेट लगी हुई है, मैं जैसी चीज को देखता हूँ ठप से वो याद हो जाती है, तो मैं पेपर में प्रोड्यूस कर दूंगा, दिक्का मार के ठुड्डे मार के आपको बाहर निकालेंगे। अब देखे ना, उसी बिल्डिंग में जिसमें मैं पेपर देता था, कल मैं उसी बिल्डिंग में गया था तो सारे उठ के मुझे सलाम कर रहे थे। मेरे कॉलीग्स, मेरे बाकी वहाँ का स्टाफ मुझे जानता था कि यार ये वही इमरान है जो आता है इधर। तो कितनी एक प्रेस्टीज थी, मुझे गाड़ी के लिए जगह दी, सर आप इधर गाड़ी लगाएं। अब मैं सर था, जब पेपर देने जाता था तो क्या कहते थे वो चलो ठहर जा अभी, अभी टाइम नहीं हुआ, बाहर निकलो इधर से, ऐसे करते थे ना। लेकिन अब क्या है, मेंबर हूँ, अब डिफरेंट है। वहां से आ रहा था, सर खाना खा के जाइएगा, लेकिन यार टाइम नहीं है, मैंने मीटिंग में जाना है। सर थैंक यू सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। तुम स्टूडेंट होते हुए तो नहीं था ना। उन्होंने कहा अब उसने इस लेवल को अचीव कर लिया हुआ है,
अब ये हमारा मेंबर है। बाकी कॉलेजेस के लोग भी बैठे हुए थे, जैसे ही मैं एंटर हुआ सब सारे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। सब ने जनाब सलाम हुआ, सारा हुआ, मैं भी सबकी इज्जत करता हूँ, वो भी मेरी इज्जत करते हैं। ये आपने इस लेवल पे पहुंचना है, इस प्रेस्टीज को आपने लेना है कि आप मेंबर बने इसके। जी। डेफिनेशंस, टाइम है अभी, हो गया। अच्छा कल इंशाल्लाह, अच्छा ये वन गो में सारी तकरीबन डेफिनेशंस हो जाएंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको करवा चुका हूँ, बाकी सादी चीज़ें मौजूद हैं। और इसके अंदर हमारा जो फिर थर्ड मॉड्यूल, अच्छा कुछ चीज़ें मैं ज़रा स्मूथली काम करवाता हूँ तो स्टूडेंट समझता है कि यार इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि उसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं होती। देखिए ना, 4 डेफिनेशन के ऊपर मैंने पूरा एक लेक्चर या 1.5 लेक्चर मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर मैं, क्योंकि वो सादा है लेकिन उसको समझना है और उसको याद भी करना है, ठीक है। कल कोशिश करेंगे वो जो लेक्चर आखिरी पेपर था उसको भी डिस्कस कर लें, ठीक है जी, इंशाल्लाह। अच्छा आप मुझे इसमें एक इजाज़त दें, पहले इस चीज़ की भी माजरत, आज कुछ टाइम में आपका ले गया, कि इज़ इट पॉसिबल कि मैं, अगर तो आप करेंगे, जो फिजिकल में बैठे हुए हैं, अगर आप इंसानों की तरह करेंगे तो मैं मजीद आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा दूं, अगर करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट बाद में जाके ये क्लेम करते हैं, यार सर ने जो है ना वो, हम फिजिकल में थे, हमें ऑनलाइन में बड़ा काम दे दिया। सो यार कुछ यूँ कर देते। ये मैं एक्स्ट्रा काम, मैं कहता हूँ मैं करवा रहा हूँ, क्लास में भी हमारा काम हो रहा है, लेकिन ये क्या है कि हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर लें। अगर तो आप एग्री हैं तो फिर मुझे बता दें। जी, सारे एग्री हैं, करेंगे उसमें। लेकिन उसके अंदर आपने करना ये है कि टाइम पे बैठ के कॉपी पेन आपके हाथ में हो, ठीक है। लेकिन वो भी इस कंडीशन के ऊपर है कि क्योंकि फाइनल के एग्जाम हो रहे हैं, उसके लिए मैंने उनके भी कुछ प्रैक्टिस करवानी है। अगर मेरा सेशन उनके साथ हुआ तो फिर नहीं होगा, लेकिन अगर उनके साथ ना हुआ तो फिर मैं आपके साथ सेशन करूंगा, ताकि हम अपने टाइम को ज़ाया नहीं करें। मेरा टारगेट ये है कि नवंबर के अंदर हम सेल्स टैक्स मुकम्मल करके, नवंबर के फौरन बाद 2-3 दिसंबर को हम इसका फुल फ्लेज एक एक टेस्ट कर लें। यानी फ्रॉम द डे ऑनवर्ड आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। आज 22 है, अब आप 7-8 दिनों के अंदर अंदर इसकी फुल फ्लेज तैयारी शुरू कर दें, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन की। और इसकी 25 नंबर पेपर बड़ा होगा, उसको बाद में इंशाल्लाह हम डिस्कस भी करेंगे। इसको मिड टर्म समझने के, ये आपका मिड टर्म है। तो जब ये 2 एरियाज हो जाएंगे फिर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इनकम टैक्स। फिर इसको हम लेके आगे चलेंगे, हमें फिर पुरसुकून पीस ऑफ माइंड के साथ चलेंगे कि यार अब ये एरिया बचा है, हमने इसको लेके चलना है। एग्री? सही है ना? तो नवंबर के बाद पेपर में कोशिश करूंगा आजकल में उसका तैयार करके रख लें हम, सारा जो है, ठीक है। लेकिन हम इसको नवंबर से आगे नहीं लेकर जाएंगे, हमें संडे लगाना पड़े या मंडे लगाना पड़े, संडे हो या मंडे, खाओ रोज अंडे, हम उसी बेस पे इंशाल्लाह इसको लेके वो चलेंगे, ठीक है। वैसे आप ये ना समझे कि मैं को फारग आदमी बैठा हुआ हूँ, मेरा रोज ही दिल करता है, मेरा भी दिल नहीं, रोज ही मेरा दिल करता है छुट्टी करने को। मेरे अंदर भी वही इंसान है जो आपके अंदर है, मैंने उसको चवल नहीं बनाया हुआ, मैं उस पे उसको काबू किया हुआ है ना, नफ्स को। आप नहीं छोड़ देंगे, ढूल्हा छोड़ देंगे, वो आपको सिलाई छोड़ेगा काम से। लेकिन आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। वो आपके अंदर ही मौजूद है, नफ्स आपके अंदर मौजूद है, एक आपके अंदर एक और इंसान मौजूद है जिसको आपने कंट्रोल करना होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।